गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो 8th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट है, हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये जो लेसन है ये आपको नॉर्मली जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं दोनों को समझाया जाएगा। और ये जो लेसन है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान लेसन है। थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि जो आपको पता है कि आपकी जो क्लास है वो अब की बार बोर्ड की क्लास है, इसलिए आप अच्छे से स्टडी कीजिए। जो भी पर्सन हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, उनको लिख कर देखिए, और यदि कोई दिक्कत है आपको तो आप पूछ सकते हैं। जो मोबाइल नंबर है वो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले जो अपना लेसन है हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये जो लेसन है इसमें कोई नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी जो घटनाएं घटित होती है लाइफ में वो कैसी होती हैं, कहाँ होती हैं, कब होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डेट। नॉर्मली जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको समझने के लिए जो डेट होती हैं, तारीखें, उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। Dates are importance of date are one of the great importance in the history, as the dates shown the main feature of a time. नॉर्मली जो डेट हैं वो इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो एक विशेष समय को दिखाती हैं कि एक जो राजा है उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका बर्थ कहाँ हुआ, उसके बाद उसने जो राजगद्दी कब प्राप्त की, उसने लड़ाई कब लड़ी, ये इतिहास में दिखाया जाता है। तो जो डेट होती हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, एज दे टेल अस अबाउट द सर्टेन फीचर ऑफ ए टाइम, क्योंकि ये हमें समय के एक विशेष काल को दर्शाती है। यदि हमें यही पता न हो कि राजा का जन्म कब हुआ, उसका विवाह कब हुआ, उसने उत्तराधिकार में जो राजगद्दी कैसे प्राप्त की, तो हम उसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो डेट, जो इतिहास में डेट होती हैं, तारीखें होती हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है फॉर द स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस। चाहे वो इतिहास के विद्यार्थी हों या इतिहासकार हों, दोनों के लिए जो डेट हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन, काल विभाजन जिसको हम कहते हैं। नॉर्मली जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, दुनिया का जो इतिहास है, नॉर्मली वर्ल्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पीरियड्स। जो दुनिया का इतिहास है वो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले होता है एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट होती है उसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, मेडिवल्स मध्यकाल, और मॉडर्न मीन्स आधुनिक काल। तो 3 भागों में ही दुनिया के इतिहास को बांटा जाता है, ताकि इतिहास का अच्छे से सही ढंग से अध्ययन किया जा सके। उसके बाद है इंडियन हिस्ट्री आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। जो भारतीय इतिहास है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। वो चाहे वो एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है, प्राचीन है, मध्यकाल है और आधुनिक काल। उसके बाद है मॉडर्न एज इन इंडिया, भारत में आधुनिक काल की जो आधुनिक काल है, मॉडर्न एज है, उसकी शुरुआत भारत में कब होती है। मॉडर्न एज इन इंडिया स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। जो मध्यकाल है उसकी शुरुआत जो आधुनिक काल है उसकी शुरुआत भारत में 18वीं शताब्दी में होती है, जबकि जो मॉडर्न एज है इट स्टार्टेड इन यूरोप इन 16th सेंचुरी विद रिफॉर्मेशंस एंड द रिनांसाज। जबकि जो आधुनिक काल है इसकी जो शुरुआत है यूरोप में हमारे से 200 साल पहले होती है। रिफॉर्मेशन पुनर्जागरण, या फिर जो रिनांसा जब पुनर्जागरण था उसके साथ। अब है कि
सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक इतिहास है वी स्टार्टेड इन इंडिया इन 18th सेंचुरी, जिसकी शुरुआत भारत में 18वीं शताब्दी से होती है विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के भारत में आगमन से। नॉर्मली फर्स्ट दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर, शुरू में वो भारत में एक व्यापारी के तौर पे आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारत के जो स्टेट थे उनको जीतना शुरू कर दिया। दे कॉन्क्योरिंग द होल कंट्रीज इन अराउंड 1856, 1856 के आसपास उन्होंने लगभग पूरे भारत को जीत लिया, और इसी से भारत में आधुनिक काल मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। उसके बाद है सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक इतिहास है भारत में उसके जो सोर्स हैं, स्रोत, वो कौन से हैं। सोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री, जो भी सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, वो इतिहास के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज, हम इन संसाधनों से ही ये सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में नॉर्मली उस काल के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, आधिकारिक दस्तावेज हैं, या इसके साथ साथ जो सर्वेक्षण करवाए गए उनसे भी काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है इतिहास के बारे में। उसके बाद है कि न्यूज़पेपर, ड्यूरिंग द मॉडर्न एज मैनी न्यूज पेपर्स वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में प्रकाशित होते थे। इन न्यूज़पेपर से, अखबारों से भी हमें काफ़ी मात्रा में उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। या इसके साथ साथ बहुत सारे, चाहे वो न्यूज़पेपर थे या फिर मैगजीन थी या ऑफिशियल अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया जो सरकारी दस्तावेज होते थे वो थे, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर होते थे, राजनीतिक जो नेता होते थे, उनके द्वारा जो लेटर लिखे जाते थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, उनसे भी हमें उस काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जो पुलिस रिपोर्ट थी उनसे काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हो गए हमारे, या इस काल की जो सेक्युलेचर होती थी, पेंटिंग होती थी, मूर्तियाँ होती थी, उनसे हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके साथ साथ जो इस काल के अंदर जो नोवेल लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, लिटरेचर जो साहित्य था, पोइट्री थी, वो भी हमें इस काल के बारे में, मॉडर्न एज के बारे में काफ़ी सूचनाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद है स्प्रेड ऑफ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई बाहर से आई हुई शक्ति किसी देश को अधीन कर लेती है, उसको जीत लेती है, उसको गुलाम बना लेती है, उसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद। भारत में उपनिवेशवाद का प्रचार, स्प्रेड ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो अंग्रेज थे, दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर, वो भारत में एक व्यापारी के तौर पे आए थे, बट ग्रेजुअली दे विन द होल कंट्री, इंडियन स्टेट इन अराउंड 1856। उन्होंने सामान्य रूप से भारत के सभी राज्यों को 1856 तक जीत लिया, और इस प्रकार जो भारत था वो अंग्रेजों की एक कॉलोनी बन गया, एक उपनिवेश बन गया, एक अधीन राष्ट्र बन गया। उसके बाद है बच्चे, ये है स्टार्टिंग सर्वे। ब्रिटिश थिंक दैट, अंग्रेज सोचते थे कि बिफोर टू नोन ए कंट्री, एक देश को जानने से पहले डिटेल सर्वे बी कैरिड आउट, कि विस्तार से सर्वेक्षण किए जाने चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन कैन गेट, सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। तो इन्होंने बड़े विस्तार से जो सर्वे थे वो भारत के करवाए, चाहे वो फॉरेस्ट सर्वे थे, वनों के सर्वेक्षण करवाए गए, चाहे वो लैंड भूमि के जो सर्वे थे वो करवाए गए, जो विल्ड लाइफ भारत में जंगली जीवन जो पाया जाता था उसके सर्वे करवाए गए, जो अलग अलग प्रजातियों के, जातियों के जो लोग पाए जाते थे, जो अलग अलग फसलें होती थी, क्रॉप्स होती थी, इन सभी चीज़ों के बारे में अंग्रेज़ों ने सर्वे करवाए, क्योंकि वो सर्वे के महत्व को समझते थे कि किसी भी देश के ऊपर शासन करने से पहले, रूल करने से पहले, वहाँ के बारे में हमें विस्तार से पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग सर्वे उन्होंने भारत में सर्वेक्षण करने शुरू कर दिए।
अब ये बड़ा सिंपल सा लेसन है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और इसमें जो 3 इसके पर्सन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, अभ्यास के पर्सन हैं, ये आपने आज याद करने हैं। और ये तीनों पर्सन मैं आपको आज समझा रहा हूँ। पहला पर्सन है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्ड, कि जो जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास का काल विभाजन किया गया उसमें क्या समस्याएं हैं। नॉर्मली जो जेम्स मिल था, जेम्स मिल्स वाज ए इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफ स्कॉटलैंड। जो जेम्स मिल था वो स्कॉटलैंड का एक राजनीतिक, आर्थिक और एक पॉलिटिकल राजनीतिक जो फिलोसफर दार्शनिक था। अब बाद में जो जेम्स मिल था, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो जेम्स मिल था, जैसे हमने ऊपर देखा कि जो नॉर्मली जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, जो 3 भागों में दुनिया के इतिहास को बांटा जाता है जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा, चाहे वो एंशिएंट एज है, मेडिवल है या मॉडर्न एज है, प्राचीन काल है, मध्यकाल है या आधुनिक काल है। परंतु जो जेम्स मिल था उसने एक अलग ढंग से भारतीय इतिहास को बांटा। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास को बांटा। उसने हिंदू काल उसको कहा जब हिंदू राजाओं का भारत के ऊपर शासन था। फिर उसने मुस्लिम काल, उस काल को, पीरियड को कहा जब मुस्लिम रूल ओवर द कंट्री, जब मुस्लिम लोगों ने भारत के ऊपर शासन किया। बाद में विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के आगमन के बाद जो काल शुरू होता है, अंग्रेज़ों का जो शासन भारत में रूल शुरू होता है, उसने उसको ब्रिटिश काल कहा। लेकिन इस काल विभाजन में अनेक समस्याएं हैं। नॉर्मली वी डिवाइडेड हिस्ट्री into different period to capture the main feature of time। नॉर्मली जो हम इतिहास का विभाजन है वो समय के किसी एक विशेष भाग को जानने के लिए करते हैं। बट दिस डिवीजन ऑफ जेम्स मिल डज नॉट टेल अस अबाउट द सर्टेन फीचर। लेकिन जेम्स मिल का जो ये काल विभाजन है वो हमें किसी समय की विशेषता, विशेष समय के बारे में हमें नहीं बताता। इट्स ओनली टेल अस, ये केवल हमें बताता है कि विच रूल्ड ओवर द कंट्री, कि कौन सा, विच रिलीजन रूल्ड ओवर द कंट्री ऑन डिफरेंट पीरियड्स, कि कौन सा जो धर्म था वो अलग अलग समय पर देश के ऊपर शासन करता था। तो इस सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि ये हमें समय की किसी विशेष फीचर के बारे में, विशेषता के बारे में नहीं बताता, ये केवल धर्म के बारे में बताता है कि किस समय भारत में कौन सा धर्म शासन कर रहा था। जैसे उसने हिंदू पीरियड कहा तो उस समय हिंदू राजाओं का शासन था। उसने ब्रिटिश पीरियड कहा, इसका मतलब था भारत में अंग्रेज़ों का शासन। दिस कंसेप्ट, जो ये अवधारणा है, डज नॉट एक्सेप्ट इन टूडेज एज, आज के समय में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब जो सेकंड इसका समस्या थी वो थी जेम्स मिल क्लेम्स दैट, जेम्स मिल ने दावा किया कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के आगमन से पहले, इंडिया वाज वन ऑफ द डार्कनेस, भारत में बिल्कुल जिसको हम कहते हैं अंधेरा नहीं, यहाँ पे अज्ञानता फैली हुई थी। और ओनली द ब्रिटिश रूल कैरिड प्रोस्पेरिटीज इन इंडिया, कि केवल जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था वो भारत में समृद्धि लेकर आया और उसी से आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन थी, चाहे वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन थी, आधुनिक शासन प्रणाली थी, आधुनिक शिक्षा थी, इन सारी चीज़ों की शुरुआत अंग्रेज़ों से हुई। तो उसका जो ये दावा है ये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता
कि अंग्रेज़ों के आगमन से ही भारत में आधुनिक प्रॉस्पेरिटी समृद्धि आई, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिस डज नॉट एक्सेप्ट इन टूडेज एज, ये भी आज के समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो तीसरी इसकी जो समस्या थी वो थी दिस पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री टेल्स दैट विच बिफोर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वन ऑफ द darkness and the rule in India is British rule in India brought prosperity and get prosperity। उसने बताया कि भारत में केवल ब्रिटिश शासन ही समृद्धि लेकर आया। उसके बाद था इन दिस केस इट रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री हिंदू और मुस्लिम बट ए वैरायटी ऑफ फेथ वाज एग्जिस्टेड इन सेम टाइम। कि जेम्स मिल ने जो ये कहा कि उसने अलग अलग काल में विभाजित किया, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था या ब्रिटिश था, इस चीज़ को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो अलग अलग फेथ या रिलीजन के लोग थे वो उस समय एग्जिस्टेड विद्यमान थे। जब ये मुस्लिम उसने काल कहा तो ऐसा नहीं था कि उस समय केवल देश के ऊपर मुस्लिम ही थे, उस समय हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, बुद्धिज़्म ये लोग भी निवास करते थे। तो जेम्स मिल का जो पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो ये उसकी समस्या है। उसके बाद जो अपना सेकंड प्रश्न है वो है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं आधिकारिक दस्तावेज, जो सरकारी दस्तावेज होती हैं, फाइलें होती हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। तो अंग्रेज सरकारी दस्तावेजों को संरक्षित रखने का कार्य क्यों करते थे। अब ये जो प्रश्न है द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट and the latter should be preserved carefully। अंग्रेज समझते थे कि सभी प्रकार के जो लेटर होते हैं, जो पत्र होते हैं या डॉक्यूमेंट दस्तावेज होते हैं उनको संरक्षित किया जाना चाहिए एंड प्रिजर्व। दे बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। वो विश्वास करते थे कि जो लिखने का कार्य है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। वंस दिस वर्क इज डन, यदि एक बार ये कार्य कर लिया जाए, रिटर्न किसी भी दस्तावेज को लिखने का, थिंग कुड बी प्रॉपरली डिबेटेड, तो चीज़ों को अच्छी प्रकार से उनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, उनके बारे में स्टडी की जा सकती है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। सो द ब्रिटिश फेल्ट दैट, इसलिए अंग्रेज महसूस करते थे कि ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिजर्व केयरफुली, कि सभी दस्तावेजों को अच्छी प्रकार से संरक्षित किया जाना चाहिए। दिस सेंस ऑफ प्रिजर्विंग द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर्स ऑफ मेमोज, नोट्स एंड थिंग्स। उसके बाद अपना जो तीसरा प्रश्न है वो है हाउ विल द हिस्टोरियंस गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर्स डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट। कि किस प्रकार से जो इतिहासकार सूचनाएं प्राप्त करते हैं फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर, प्राचीन अखबारों से, डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड, वो अलग होती है इन पुलिस रिपोर्ट से। प्रश्न ये है कि इतिहासकार जो भी ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त करते हैं, चाहे वो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन है, वो जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो उससे किस प्रकार से भिन्न होती है, अलग होती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो फेवर द गवर्नमेंट, वो सरकार का पक्ष लेती है। बट द इंफॉर्मेशन गेट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स और इम्पार्टियल्स, जो सूचनाएं हम अखबारों से प्राप्त करते हैं वो बिल्कुल तटस्थ होती हैं। न्यूज़पेपर कभी भी फेवर नहीं करते गवर्नमेंट का। नॉर्मली एक्चुअली द पुलिस रिपोर्ट
आर मेड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मली जो पुलिस रिपोर्ट होती हैं वो सरकार की नीतियों के अनुसार बनाई जाती हैं। दे नेवर टेल्स द एक्चुअल फैक्ट, वो कभी वास्तविक चीज़ें नहीं बताती। अक्सर जो कैजुअलिटीज होती हैं, नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं, वो भी सही ढंग से पुलिस रिपोर्ट में दर्ज नहीं किए जाते। जैसे कि हम देखते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो पुलिस रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 350 के आसपास। लेकिन जो उसमें के न्यूज़पेपर थे उन्होंने कहा कि लगभग 1200 के आसपास लोग मारे गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है पुलिस रिपोर्ट से। पुलिस रिपोर्ट्स जो होती है नॉर्मली वो फेवर करती है गवर्नमेंट को, वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों के अनुसार वो निर्धारित होती है। और मिनिमम जो कैजुअलिटी होती है, जान माल का जो नुकसान होता है वो पुलिस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। तो पुलिस रिपोर्ट्स में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो न्यूज़पेपर में जो सूचनाएं होती हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि जो भगत सिंह था, जब उसको बाद में उसको अरेस्ट किया गया, उसको पकड़ा गया, जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें जब उनको बाद में उनको फांसी दी गई, जो पुलिस रिपोर्ट है या जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें उनको एक टेररिस्ट के, अनार्किस्ट के रूप में दर्शाया गया, आतंकवादी या उपद्रवी के रूप में दिखाया गया। जबकि जो उस काल के जो न्यूज़पेपर थे वो इनको एक प्रकार से फ्रीडम फाइटर के रूप में दिखाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं न्यूज़पेपर से वो पूरी तरह से भिन्न अलग होती है, डिफरेंट फ्रॉम फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनसे। तो ये जो लेसन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है। आपको पता है आपकी बोर्ड की क्लास है, तो आप अच्छे से याद करना शुरू कर दीजिए। जो भी कोई वर्ड मीनिंग है या कुछ भी है, सबसे इम्पोर्टेंट है आप याद कीजिए, उसको लिख कर देखिए। और यदि कोई भी आपको समस्या है, यदि मेन रूप से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो टीचर से पूछ सकते हैं, मेरे से आप पूछ सकते हैं, या हिंदी मीडियम के भी जो बच्चे हैं वो आप जब भी आप याद करो और उसमें आपको कोई समझ में ना आए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो लेसन था ये आपने काम करना है। थैंक यू।